गाइस दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, आज के इस लेसन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन के जो इंडेक्सेस होते हैं, मतलब जो इंडेक्स है उसका बेसिक्स क्या है, मतलब इंडेक्स क्या होता है। पहले हम थोड़ा सा ये जानेंगे 2 से 3 मिनट में, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। इसके बाद हम अगले टॉपिक में आएंगे जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स। कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स में हम दो चीज़ें देखेंगे, एक देखेंगे WPI डिटेल में और इसके बाद देखेंगे CPI। देयर इज अनदर टॉपिक दैट इज GDP डिफ्लेटर। ओके, उसको हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे, उसको हम GDP वाले चैप्टर में कवर करेंगे। मतलब जब आई विल टीच यू नेशनल इनकम, ठीक है, उस टाइम पे हम GDP डिफ्लेटर को कवर करेंगे, बिकॉज उसके लिए थोड़ी सी GDP का भी नॉलेज होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर तो मिलेगा नहीं, सो उस टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी वैसे भी इसको यूज़ नहीं किया जाता है, बट फिर भी अब टॉपिक है तो समझाना तो पड़ेगा। फाइन। सो बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, मेन टॉपिक, लेट अस रिवाइज। ठीक है, फिर से आज 5 से 10 मिनट लूँगा, नॉट 5 से 10 मिनट, जस्ट 5 मिनट्स आई विल टेक। जिन्होंने रिवाइज कर लिया है वो 5 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं, रेस्ट कैन बेयर विथ मी फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, आई विल बी वेरी क्विक, वेरी क्विक, बहुत फास्ट समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हमने दो टाइप देखे थे इसके, एक था रेट बेस्ड पे, दूसरा था कॉस्ट बेस्ड पे। रेट बेस्ड पे हमारे सामने सबसे पहले आता है यूजुअली क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग के बाद आता है ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब 4% का इन्फ्लेशन, और इसमें इट इज़ कॉल्ड एज गुड इन्फ्लेशन। ठीक है, ये इंडिया में देखा जाता है। इसके बाद आता है ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, जब क्रीपिंग इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, 6% के आसपास पहुंच जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। इसके बाद हमारे सामने आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, मतलब 8 से 10% के बीच इसे गैलोप करता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे सामने रन अवे इन्फ्लेशन। रन अवे के बाद आ जाता है हाइपर इन्फ्लेशन, एंड हाइपर इन्फ्लेशन इज साइन ऑफ फेल्ड इकोनॉमी। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन इज साइन ऑफ फेल्ड इकोनॉमी। फाइन, ओके, डन। अब आते हैं कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन में, जिसमें सबसे पहले आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि सप्लाई नहीं बढ़ी, मतलब जो प्रोडक्शन था वो नहीं बढ़ा, बट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ पैसे डाल के मार्केट में डिमांड को बढ़ा दिया, मतलब लोग यहाँ पे पैसा डाल दिया, मतलब देर इज अ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, सो इट विल लीड टू राइज इन प्राइस। दिस इज कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिटेल में लास्ट लेक्चर में समझाया था। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर में आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है, मतलब जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उसका प्राइस बढ़ जाना। जैसे फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल का प्राइस अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा तो इट इज़ बाउंड कि इंडियन मार्केट में भी इट इज़ गोइंग टू राइज। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन मतलब कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब एक तरीके से जो आपकी इकोनॉमी है उसमें प्रॉब्लम, जैसे कि लेबर लॉस आपके यहाँ बेकार हैं, या फिर आपके यहाँ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स नहीं आ रहे हैं, तो ये सब आता है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स में। ठीक है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको। उसके बाद हमने देखा था कि इंडिया में कौन कौन सा इन्फ्लेशन पाया जाता है। इंडिया में तीनों पाए जाते हैं, स्ट्रक्चरल भी, कॉस्ट पुश भी, और डिमांड सप्लाई वाला भी। ठीक है, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके बाद हमने देखा था कि न्यूज़पेपर में कौन कौन से रीजंस मैक्सिमम रहते हैं इन्फ्लेशन के इंडिया में। सबसे पहला आता है क्रूड ऑयल प्राइस। इसके बाद आता है गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू मीट इट्स फिजिकल डेफिसिट टारगेट। इसके बाद तीसरा आता है कि हमारे यहाँ फूड के प्राइसेस बढ़ गए, या जिससे कि MSP बढ़ाने से। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हमने देखा था कि रुपी का डिप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, रुपी डिप्रिशिएट कर गया। फाइन। इसके बाद अल्टीमेटली वी कैम टू इन्फ्लेशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में इन्फ्लेशन कैसे मैनेज किया जाता है, तो मैंने बताया था सबसे पहला कौन एक्ट करता है, RBI। ठीक है, थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ेंगे अगले लेसन में, मतलब अगले चैप्टर में। इसके बाद उसके बाद हमने देखा था कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है, और गवर्नमेंट में भी बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू मतलब टेक पार्ट इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। मतलब RBI, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जब तीनों काम करती है तब इंडिया में इन्फ्लेशन अच्छे से कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट में हमने देखा था कि कौन कौन से मेजर्स लेती है गवर्नमेंट। तो मेजर्स मैंने आपको बताया था, फिजिकल मेजर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से इंपॉर्टेंट होता है फूड वाला। ठीक है, जिसमें कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ पल्सेस की कमी हुई तो गवर्नमेंट ने इसका एक्सपोर्ट कम कर दिया, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और उसके बाद किसी चीज़ के प्राइस बढ़ गए तो सब्सिडी दे दी, एंड ऑल दोज थिंग्स गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर का रिवीजन। अब मूव करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन में। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन जो कैलकुलेट किया जाता है वो इंडेक्स की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इंडेक्स अभी बताऊंगा इंडेक्स क्या होते हैं। और यूजुअली इंडिया में दो टाइप के मेजर इंडेक्स देखे जाते हैं, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, UPSC यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, तो बस इनको याद रखना। और बाकी अगर नाम कहीं आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाए तो देख लेना, बट उस पर फोकस मत करना। ठीक है, बिकॉज टेस्ट सीरीज वाले तो ट्राई करते हैं कि सब कुछ पढ़ा दें, फिर भी कुछ नहीं आता। ठीक है, बट फिर भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं WPI। तो इन दोनों में खास तौर पे नजर रखना। अब आते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर, मतलब इंडेक्स के ऊपर कि इंडेक्स क्या होता है।
देखो आपको समझाता हूँ। तो जो इंडेक्स होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है उसमें बेस ईयर, ठीक है, और उसके बाद होता है बेस नंबर, मतलब यूजुअली ये 100 रहता है, ठीक है, बेस नंबर। और इसमें रहती है बास्केट। अब देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बास्केट ली, ठीक है, बास्केट। अब बास्केट में मैंने कुछ चीज़ें डाल दी, मान लीजिए मैंने ऑरेंजेस डाल दिए, एप्पल डाल दिए, अनार डाल दिए, ठीक है, तीन चीज़ डाल दी। अब मैं बोलूँगा इसका जो प्राइस है, इन तीनों का जो प्राइस है मिला के वो 100 है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, टेक्निकल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए 100 है। अब मैंने बेस ईयर सेलेक्ट कर लिया, ये बेस ईयर मतलब किस साल में 100 था, ठीक है, ये मान लीजिए 2011-12 में 100 था। अब मुझे बताना है कि भाई इसका तीनों का प्राइस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, जब मुझे कंबाइन बताना है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, आप अलग अलग कैलकुलेट करने तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि एक्चुअली में सिर्फ तीन चीज़ें नहीं रहती है, इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें रहती है, ठीक है, एन नंबर ऑफ चीज़ें रहती है। तो अब मान लीजिए मुझे बताना है कि ईयर 2013 और 14 में इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये प्राइस था और मैं देख रहा हूँ इस सब का प्राइस कितना हो गया, 102 हो गया है। तो ये बता रहा है कि 2% का इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब जितना यहाँ पर एब्सोल्यूट नंबर बढ़ा उतना यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब कितने का 2% का इन्फ्लेशन, ठीक है। समझ में आया कि हम एक्चुअली मतलब कैसे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। हम एक बास्केट मेंटेन करते हैं और उसमें जो भी चीज़ें हमें लगती हैं इंपॉर्टेंट, जो लोग यूज़ करते हैं उनको पुट कर देते हैं बास्केट में, ठीक है। बास्केट में जब पुट कर देते हैं उसके बाद उसको अपनी तरफ से 100 असाइन करते हैं, ठीक है, 100 ही असाइन किया जाता है, वो एक्चुअल प्राइस नहीं देखा जाता है। और बेस ईयर असाइन कर देते हैं, मान लीजिए 2011-12 में हमने सपोज किया कि इसका जो बेस ईयर 2011-12 में 100 था इसका प्राइस, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। और उसके बाद अब जिस भी ईयर देखना, फॉर एग्जाम्पल 2019-20 में हम देख लेंगे क्या प्राइस आ रहा है, अच्छा 108, तो 8% इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है। इस तरीके से चेक किया जाता है, समझ में आया। अब याद रखना है जो इंडेक्स का बेसिक है वो आपके सिलेबस में नहीं है और ना ही वो यूपीएससी पूछेगा, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट आपको समझाना था डब्ल्यूपीआई सीपीआई, इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। याद रखना ये जो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझना, इसको टेक्निकल मत लेना कि नहीं सर आप बोल रहे हो सर बेस ईयर तो ऐसा नहीं होता है या आपने 8% ऐसा बता दिया, वो सब सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, नहीं बताता तो आपको डब्ल्यूपीआई सीपीआई समझ में नहीं आता, इसलिए आपको डब्ल्यूपीआई सीपीआई समझने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज बाकी लोग आपको ये इंडेक्स के बेसिक्स क्लियर नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर क्लियर किया है, फाइन। कि बास्केट मेंटेन करते हैं, बास्केट में फिर लगाते हैं बेस ईयर में लगाते हैं बेस नंबर जो यूजुअली 100 रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और उसके बाद जिस ईयर का भी लेना है, जैसे हमने 2011 से 12 सेट कर लिया बेस ईयर, तो उसके बाद 2019 से बेस ईयर निकालना है, प्राइस देखेंगे 108 आ रहा है, मतलब 8% इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। अब ये देखो ये डब्ल्यू पी आई सी पी आई, ये क्या है, सी पी आई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब पता होना चाहिए ना, इसलिए बस बताया, बाकी याद रखना सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है। अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आगे बढ़ता हूँ, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो। आई होप समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल बहुत आसान दिया था मैंने। अब नेक्स्ट आता है कि हम कौन सा इंडेक्स यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन को यूज़ करने में। तो देखो 2014 तक जो इन्फ्लेशन यूज़ करते थे हम वो दैट वाज डब्ल्यू पी आई, ओके। लेकिन डब्ल्यू पी आई के बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स थे, ठीक है, जो कि उर्जित पटेल कमेटी ने बताए कि भैया इतने सारे शॉर्ट कमिंग है, तो आप डब्ल्यू पी आई को डिसकंटिन्यू कर दो। मतलब डब्ल्यू पी आई अभी भी कैलकुलेट किया जाता है लेकिन वो मेन इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है, मेन इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं है। पहले मतलब जो जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ा, ठीक है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी इन्फ्लेशन को, ठीक है। तो वो इन्फ्लेशन गवर्नमेंट को कैसे लगा इन्फ्लेशन बढ़ा, वो पहले डब्ल्यू पी आई को देखती थी, ठीक है। लेकिन अब उर्जित पटेल साहब ने बोला कि नहीं इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक है, आप डब्ल्यू पी आई को मत देखो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, यू सी सी पी आई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो उसके सारे बहुत सारे ड्रॉबैक थे, अभी हम समझते हैं कि डब्ल्यू पी आई क्या था, सी पी आई क्या है, और हमने क्यों डब्ल्यू पी आई को डिसकंटिन्यू कर दिया और सी पी आई को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। आपको लगेगा कि नहीं भाई उर्जित पटेल साहब ने सही बोला था कि डब्ल्यू पी आई तो सही में ख़राब था, कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ा था, सी पी आई का अच्छा फ़ायदा होगा इकोनॉमी में, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं, बस याद रखना कि अभी कौन सा इंडेक्स यूज़ करते हैं हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए, वो होता है सी पी आई। डब्ल्यू पी आई को डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डब्ल्यू पी आई का नंबर निकालना बंद कर दिया गया है, डब्ल्यू पी आई के नंबर अभी भी निकाले जाते हैं, ठीक है। उसके यूज़ बताऊँगा क्यों निकाले जाते हैं, लेकिन जो मेन इन्फ्लेशन है वो हमारा मतलब मेन इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो सी पी आई है, फाइन, ओके। तो अब हम देखते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब डब्ल्यू पी आई, ठीक है, व्हाट इज़ डब्ल्यू पी आई ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो डब्ल्यू पी आई में इन्फ्लेशन जो है उसे होलसेल लेवल में कैलकुलेट किया जाता है। सभी लोग जानते हैं जो मार्केट है वो दो लेवल पे चलता है, एक होता है रिटेल लेवल पे और दूसरा होता है होलसेल लेवल पे। होलसेल लेवल मतलब थोक का बिजनेस, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में माल मिलता है। और रिटेल मतलब जो आप अपने पास की शॉप से खरीद के लाते हैं चीज़ों को,
ठीक है, जैसे आज सोन पापड़ी खरीद रहा है, कल कोई कुछ और खरीद रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिटेल लेवल, और ये जो जिसमें थोक में खरीदते हैं उसको बोलते हैं होलसेल लेवल। तो जो भी मार्केट में मतलब जो प्राइस कैलकुलेट किया जाता है होलसेल लेवल पे, ठीक है, हर मार्केट, जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, इन सब के सारे जो होलसेल मार्केट होते हैं, ठीक है, उनका जो इन्फ्लेशन होगा उसको हम बोलते हैं WPI इन्फ्लेशन। एक चीज़ और बता दूँ, सारे के सारे होलसेल मार्केट में गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं जाते हैं इन्फ्लेशन चेक करने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली कुछ जो लिमिटेड मार्केट रहते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है कि हर स्टेट से एक या दो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब उनको एवरेज लेके, ऐसा मान लीजिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है, मध्य प्रदेश में हमने देख लिया कि ग्वालियर में कितना इन्फ्लेशन है और भोपाल में कितना इन्फ्लेशन है। अब ऐसा मान लिया जाएगा कि पूरे MP में वैसा इन्फ्लेशन है, ओके, और वैसा ही सारे राज्यों में किया जाता है, और उसके बाद कंप्लीट ऐसा इन्फ्लेशन निकाला जाता है, ओके। मतलब सिर्फ होलसेल मार्केट को ये लोग कंसिडर करते हैं होलसेल इन्फ्लेशन में, और इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द होलसेल मार्केट में, मतलब होल ऑफ द इंडिया में प्राइस सेम रहता है, ठीक है। जो होलसेल में आपको जो प्राइस मिलेगा दिल्ली में, सेम आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के भोपाल में। बस थोड़ा बहुत टैक्सेशन से चीज़ें वेरी करती हैं, ठीक है, टैक्सेशन से वेरी करती हैं, अदरवाइज जो प्राइस रहता है वो सेम रहता है। अगर आप टैक्स हटा दो तो लगभग दोनों का प्राइस सेम आ जाएगा, लगभग बोल रहा हूँ मैं, ओके। बिकॉज यहाँ पर मैंने बताया कि यूनिफॉर्म रेट रहता है, इसलिए इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, ठीक है, ये बहुत आसान होता है कैलकुलेट करना। और जो WPI के फिगर्स हैं वो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, नाम याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। UPSC ने एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछा था, CPI IW कौन पब्लिश करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स WPI फिगर्स को कैलकुलेट करती है और पब्लिश करती है वंस इन अ मंथ, याद रखना, वंस इन अ मंथ, ठीक है, महीने में एक बार कैलकुलेट करके बताती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंडेक्स रहते हैं, जैसे WPI इज़ ऑल्सो इंडेक्स, तो उसके लिए भी कोई बास्केट मेंटेन की जाएगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए बास्केट पे क्या क्या है। देखो बास्केट में 3 चीज़ें आती हैं, एक आता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा आता है फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। प्राइमरी में हम जो भी खाने पीने की चीज़ रहती हैं, डेली यूज़ में होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क, वेजिटेबल्स और जो भी चीज़ें लगती हैं उनको, ठीक है। सेकेंडरी में वो जो कि हमारी जो फैमिलीज रहती हैं साल में एक बार लेती है, मशीनरी टूल्स, फॉर एग्जांपल फ्रिज हो गई, AC हो गया, ये सब सेकेंडरी में आता है। इसके बाद फ्यूल एंड लुब्रिकेंट, ये सब तो आप जानते हैं, जो ऑयल, मिनरल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब जो आता है, नॉट वेजिटेबल ऑयल एक्चुअली, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, ठीक है, ये तीसरे पार्ट में आता है। तो आप समझ गए, प्राइमरी में जो डेली यूज़ की चीज़ें आती हैं, ठीक है, इस पर सेकेंडरी मशीनरी टूल्स, और तीसरे में फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। समझ में आया? ये हमने बास्केट मेंटेन कर ली WPI के लिए। अब हमने इसका बेस ईयर सेट किया, इसका बेस ईयर है 2011 से 2012, ठीक है। अब उस साल हमने क्या रखी होगी, आप बताइए, उसका बेस नंबर, दैट वुड बी 100। अब उसके हिसाब से हम देखते देखते जाते हैं कि WPI कितना है, ठीक है। आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट में जाएंगे, आपको वहाँ पर WPI के फिगर्स मिल जाएंगे, या PIB में भी मंथली चेक करते रहना, WPI के फिगर देखेंगे तो आप चेक करिएगा कि 2011-12 में तो भाई 100 था, अब 108 है, मतलब 8% का इन्फ्लेशन, वैसे इतना रहता नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 104 या 105 के आसपास होगा इस टाइम पे, मतलब 5% का इन्फ्लेशन आप कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें टेक्निकल नहीं है, बिकॉज मैंने बताया कि इंडेक्स पढ़ाना मेरा काम नहीं था, जस्ट बिकॉज आपको समझाना था, इसलिए मैंने इंडेक्स पढ़ाया, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल कैलकुलेशन डिफरेंट होता है, फाइन, ओके। अब देखो, अब हमने देख लिया कि बास्केट क्या मेंटेन किया जाता है, हमने बेस ईयर देख लिया, बेस नंबर तो आपको पता था यही होगा। अब इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया जाता है इसको कैलकुलेट करने में? फॉर्मूला लेस प्लेयर्स फार्मूला कहते हैं उसे, ठीक है, लेस प्लेयर्स फार्मूला। यहाँ पर आपको वेटिंग क्या होती है ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद, इसका नाम याद रखिएगा फॉर्मूले का, ठीक है, फॉर्मूले का नाम याद रखना, इसको मत भूलना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। इसके बाद अब देखो सिंपल सी बात है कि इकोनॉमी है, चेंजेस आएंगे, ठीक है। आज से 70 साल पहले जो लोगों की नीड थी आज वो नहीं है, ठीक है। आज से 50 साल पहले लोग रोटी सब्जी खा के भी मान जाते थे, लेकिन अब पिज़्ज़ा बर्गर भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हर बार इसको चेंज करना पड़ता है। तो कब कब चेंज होती है ये? देखो याद रखना, इसे 5 साल पहले से चेंज नहीं कर सकते, और 10 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, मतलब 5 से 10 साल के बीच में से चेंज किया जाता है, ठीक है, 5 से 10 साल के बीच में चेंज किया जाता है, मतलब, और इसे लास्ट टाइम मॉडिफाई किया गया था 2017 में, मतलब इसे अब अप्रॉक्सीमेटली 2022 के बाद ही मॉडिफाई किया जाएगा, ठीक है, 2022 के बाद ही मॉडिफाई किया जाएगा, बट 2027 से पहले कर दिया जाएगा, मतलब 2022 से 27 के बीच में इसकी मॉडिफिकेशन होगी। तो उस टाइम पे नोट कर लेना कि क्या आइटम्स रिमूव, मॉडिफिकेशन मतलब क्या बोल रहा हूँ, मॉडिफिकेशन मतलब बास्केट में क्या किया था, चेंजेस किए जाते हैं। तो मान लीजिए हो सकता है कि यहाँ से 5 साल बाद मिल्क इंपॉर्टेंट ना हो, उसको निकाल दे, वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट ना हो तो उसको निकाल दे, पिज़्ज़ा बर्गर इंपॉर्टेंट हो गया तो उसको इंक्लूड कर दे, ठीक है, इसे बोलते हैं मॉडिफिकेशन। और आपने देख लिया 5 से 10 साल के बीच में की जाती है मॉडिफिकेशन, फाइन। और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द फार्मूला, लेस्पेयर फार्मूला याद रखना। अब देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है सीजनैलिटी, ओके, सीजनैलिटी।
देखो सीजनैलिटी क्या होता है, देखो क्या रहता है कि हम इसमें आप सब जानते हैं सीज़न के हिसाब से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं इंडिया में। फॉर एग्जांपल ठंडी का सीज़न आ रहा है तो उस टाइम पे कुछ चीज़ों का मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ बढ़े थे। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका गर्मियों का सीज़न, उस टाइम पे आम आ जाते हैं, तरबूज आ जाता है। ओके, बट ठंडी में तो ये सब नहीं आता है, मतलब ऑफिशियली सीजनल नहीं आता है। अब अनऑफिशियल तो भैया अब हाइब्रिड सीड से कुछ भी उगाया जा सकता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि जैसे ही जो सीज़न का फल आता है उसको वेटेज दी जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे वो सीज़न का फल चला जाता है तो उसकी जो वेटेज है वो ले ली जाती है और बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। लेकिन अगर उसी की जगह कोई दूसरा फल आ रहा है, ठीक है, तो उसको वेटेज दे दी जाएगी। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है, गर्मी का मौसम चल रहा है और उस टाइम पे हमने देखा आम आया, ठीक है, आम को हमने वेटेज दे दी, ठीक है, मान लीजिए 10 की वेटेज दे दी गई। और जैसे ही बारिश आई तो मान लीजिए जामुन आ गई, ठीक है। अब आम तो बारिश में नहीं मिलेगा, ठीक है, जामुन मिलेगा। अब जब जामुन आएगा तो जामुन को अब इतनी ज़्यादा वेटेज तो देंगे नहीं, तो उसको मान लीजिए 5 की वेटेज दे दी गई और बाकी 5 जो है डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स में या कहीं और पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इसी फैक्टर को बोलते हैं सीजनैलिटी, ठीक है। अगर कोई पूछे कि डब्ल्यूपीआई में सीजनैलिटी क्या होती है, मतलब सिंपल सी बात है, जो वेटेज को हम जो वेट्स रहते हैं उसको ऊपर नीचे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सीजन्स इन डब्ल्यूपीआई, दैट इज कॉल्ड एज सीजनैलिटी, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अब दो चीज़ें और याद रखना डब्ल्यूपीआई में कि इस पर सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन एक सर्विस है, हेल्थ एक सर्विस है, तो इसका इंक्लूजन नहीं होता है। और दूसरी चीज़, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं मिलाए जाते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी। इसलिए मैंने आपको याद है, मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट बिकॉज मोस्ट ऑफ द मार्केट में, होलसेल मार्केट में प्राइस सेम रहते हैं। क्यों प्राइस सेम रहते हैं? बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस वहाँ नहीं मिलाए जाते हैं, इसलिए प्राइस वहाँ पर सेम दिखते हैं और यूनिफॉर्म रेट रहता है और बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? मैंने आपको बताया कि जो हमारे उर्जित पटेल साहब थे उन्होंने बोला था कि भैया इसको डिसकंटिन्यू कर दो और इसकी जगह हम लगा देते हैं सीपीआई को एज अ मेन इन्फ्लेशन। उसका रीज़न्स बताया होगा उर्जित पटेल साहब ने, तो मैंने ओवरऑल रीज़न बताए हैं कि क्यों इसको एक्चुअली डिसकंटिन्यू किया गया, ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या थे? तो सबसे पहला था कि कंज्यूमर, ठीक है, आप ये देखो कि एक्चुअली जो इन्फ्लेशन है मेनली किसको अड़ता है? कंज्यूमर को अड़ता है, ठीक है। और कंज्यूमर मैक्सिमम माल कहाँ से खरीदता है? वो खरीदता है रिटेल से, वो तो रोज़ नहीं जाता होलसेल मार्केट में प्राइस खरीद, मतलब मार्केट सामान खरीदने। और आप क्या कर रहे हो? आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हो डब्ल्यूपीआई में, ठीक है। आप डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हो, यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली इस बार इकोनॉमिक सर्वे में एक कॉन्सेप्ट आया था, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में डब्ल्यूपीआई सीपीआई डाइवर्जेंस। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डब्ल्यूपीआई में इन्फ्लेशन है वो बिल्कुल जीरो से नीचे चल गया, ठीक है, जीरो से नीचे या फिर 1 से 2% के आसपास था। और जो रिटेल में इन्फ्लेशन था वो 8 से 9, जहाँ तक कि पिछले कुछ महीनों में 14% के आसपास भी पहुँच गया था। अगर सपोज सेम रणनीति हुई गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट यहाँ पर कंट्रोल कर रही थी इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट बोलती भाई हमारे साथ तो इन्फ्लेशन तो है ही नहीं, लेकिन आप यहाँ देखो ना रिटेल में इन्फ्लेशन है, तो ये मतलब प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए अगर आप देखोगे तो यूपीए का जो टाइम था उस टाइम पे इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हुआ करता था, 7 से 8% के आसपास, 6% के आसपास, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ करता था, ठीक है। यही एक रीज़न था। इसके बाद उर्जित पटेल साहब ने इसको बदलवा दिया। इसके बाद सिंपल सी बात है कि अब जो लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, जो डब्ल्यूपीआई है वो 1980 के हिसाब से चलता है। और आप देखो उस टाइम पे सर्विस की कुछ खास वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसको इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे रख सकते हैं हम? इसलिए इसको हटा दिया गया। फिर तीसरा है कि जो सेकेंडरी गुड्स हैं, आप ये वाले देख रहे हो, ये वाले जो सेकेंडरी गुड्स हैं जहाँ पर फ्रिज, एसी, टेबल, कूलर, ये सब होता है, उनको ज़्यादा वेटेज दी गई है। मतलब यहाँ जो हम जो डेली यूज़ करते हैं उनको कम वेटेज दी गई है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी कंज्यूमर को लॉसेज ज़्यादा है, गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे करेगी इन्फ्लेशन को फिर, ठीक है। और फिर फाइनली मैंने आपको बताया कि 2013 में जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो 10% के आसपास पहुँच गया था। उर्जित पटेल साहब ने बोला कि इसको आप अगले 12 महीने में 8% के आसपास लाए और फिर उसके अगले महीने में मतलब 2015 तक आप इन्फ्लेशन को 6% के आसपास कर दें, ठीक है। और फिर आप मतलब आरबीआई को टारगेट दें कि वो इसे 4% पे ला के +-2 के हिसाब से चलाए, ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी में अच्छा समझ में आएगा आपको, बैंकिंग में अच्छा समझ में आएगा। इसका याद रखना कि उर्जित पटेल साहब ने इसे डिसकंटिन्यू करने को बोला था बिकॉज उस टाइम पे इन्फ्लेशन था 10%, ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन। आप देख रहे हो ना, रिटेल इन्फ्लेशन 10% का था और गवर्नमेंट कंट्रोल करी थी उस टाइम पे डब्ल्यूपीआई को, तो कैसे इंपैक्ट पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। ये भी रीज़न थे कि शुरू में महंगाई काफ़ी ज़्यादा थी। अब हम आते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, ओके। अब सिंपल सी बात है, इसे कैलकुलेट किया जाता है रिटेल लेवल पे। अब यहाँ पर टैक्सेस भी लगते हैं और साथ ही साथ जो इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, जिसकी वजह से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। बट फिर भी गवर्नमेंट ट्राई करती है अच्छे तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। अब इसके अंदर जब शुरू में से लॉन्च किया गया था तो इसके अंदर 4 इंडाइसेस थे। डब्ल्यूपीआई सिर्फ एक इंडेक्स था, इसके अंदर 4 इंडाइसेस थे। पहला था CPI IW, मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर,
मतलब एक सीपीआई मतलब एक इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए था, दूसरा जो इंडेक्स था वो एग्रीकल्चर लेबरर के लिए था, तीसरा था रूरल लेबरर के लिए, और तीसरा था अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़। अच्छे से चारों बताता हूँ। देखो, इंडस्ट्रियल वर्कर तो आप समझ गए होंगे, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल लेबर जो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते हैं। तीसरे जो रूरल एरियाज़ में काम करते हैं। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है, जो एग्रीकल्चर, अब सब लोग समझते ये है कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। नहीं भाई, और भी बहुत सारी चीज़ वहाँ पर भी हैं, तो उनको भी अलग से कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। वो रूरल एरियाज़ है जो एग्रीकल्चर से हट के हैं। इसके बाद आते हैं अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, ठीक है। अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, ये जानने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। साथ ही साथ इन दोनों को भी जानने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये दोनों को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अभी सिर्फ ये वाला एक पब्लिश होता है जो पुराने वाले थे, ठीक है। मतलब 4 में से गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 3 इंडाइसेस थे उनको हटा दिया, बोला ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। और याद रखना, ये जो CPI IW जो बचा हुआ इंडेक्स है उसको लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करता है। ये लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ये लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। और ये जो 4 इंडाइसेस में से 3 इंडाइसेस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब जब डिसकंटिन्यू किया गया तो कुछ नए इंडाइसेस भी लाए जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ नए इंडाइसेस लाए गए जो थे कुछ इस प्रकार से हैं। CPI अर्बन मतलब सिर्फ अर्बन एरिया के लिए, CPI रूरल जो रूरल एरिया के लिए, और यूजुअली एक है CPI कंबाइंड, इट इज़ नॉट रिटन हियर, CPI कंबाइंड, ठीक है। जो इन दोनों को मिला के बनाया जाता है, इन दोनों को एवरेज दिया जाता है और CPI कंबाइंड में पहुंचते हैं, ठीक है। और इसका जो बेस ईयर है वो 2011 से 12 है। अब आपके दिमाग पे क्वेश्चन आया होगा कि भाई जो पहले 4 थे उसमें से 3 को तो हटा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन एक को क्यों नहीं हटाया, मतलब जो CPI IW वाला है उसको क्यों नहीं हटाया, इसको क्यों रख लिया, क्या प्यार था इससे। सिंपल सी बात है, इसको यूजुअली आप जानते हो कि इसको यूज़ नहीं किया जाता है हमारे ये फैक्ट्री लेबरर के लिए, ठीक है। उनको भी हम कैटेगराइज कर देते हैं अर्बन या रूरल में, मतलब अब सबके सब जितने भी हैं या तो वो अर्बन में आते हैं या तो वो रूरल में आते हैं, और एक कंबाइंड इनका एवरेज रहता है, ठीक है। कंबाइंड हम देखने के लिए कि पूरी इकोनॉमी में क्या इन्फ्लेशन है। जैसे मान लीजिए हमने CPI अर्बन निकाला, अर्बन में सब आ जाएंगे, ठीक है। अब जितने भी सैलरी वाले हैं, बिना सैलरी वाले हैं, अनऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज है, उनका मान लो इन्फ्लेशन हो गया 2%। अब हमने CPI रूरल निकाला, उनका इन्फ्लेशन हो गया 1%। इसका एवरेज ले लेंगे तो मान लीजिए आ जाएगा कुछ, कितना जाएगा 1.5 के आसपास। तो CPI कंबाइंड कितना हो गया 1.5% का इन्फ्लेशन इकोनॉमी में, ठीक है। इस तरीके से कुछ कैलकुलेट किया जाता है। इट इज़ नॉट टेक्निकल कैलकुलेशन, सिर्फ मैंने बताया है, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से कैलकुलेट नहीं किया, तो उनके पास कुछ फॉर्मूला होते हैं और वेटेज होती है, हिसाब से ये लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने CPI IW को कंटिन्यू रखा, ठीक है। उसका रीज़न बड़ा सिंपल था। रीज़न ये था कि लोगों को महंगाई भत्ता दिया जाता है, ठीक है, महंगाई भत्ता दिया जाता है। अब महंगाई भत्ता इसके हिसाब से नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, बिकॉज ये बहुत वेरी करता है। इस साल 14% है, अगले साल 2% हो गया, तो क्या मतलब ऐसे इकोनॉमी, मतलब आप पैसे ऊपर नीचे करते रहोगे क्या, ऐसा नहीं कर सकते ना। इसलिए, और ये जो CPI IW है वो लगभग कांस्टेंट रहता है या धीरे धीरे महंगाई के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है, मतलब थोड़ा इम्पैक्ट रहता है इसका। इसलिए इसको कैलकुलेट किया जाता है डियरनेस अलाउंस के लिए, ठीक है। डियरनेस एम्प्लॉय जो भी सैलरीड पीपल रहते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, ग्रेड 4, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, इन सबको दिया जाता है डियरनेस अलाउंस, ठीक है, CPI IW के अंदर। ओके, दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इसकी बास्केट क्या है। अरे ना, किसी की बास्केट याद मत रखना, नहीं पूछेगा, चांसेस कम है, बट फिर भी देख लो। फूड एंड बेवरेजेस, पान सुपारी एंड टोबैको, हाउसिंग, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लुब्रिकेंट, मिसलेनियस लाइक सर्विसेज, लाइक रेस्टोरेंट और ये सब चीज़ें, ठीक है। आप देखो इसमें हर चीज़ कवरेज मिली है, तो ये ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर क्लास को, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं उनको। ओके, दिस इज द बास्केट। अब फाइनली हम लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। देखो मैं बताया ना, UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, CPI IW कौन पब्लिश करता है, इट इज़ लेबर ब्यूरो, एंड दिस इज द आंसर। ओके फाइन। सो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में जहाँ पर हम रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल कंप्लीट। ओके, अगले लेक्चर में हम इन्फ्लेशन को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अगले लेक्चर में इन्फ्लेशन जो होगा हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, so thank you, have a nice day.